हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश दीवान और आप सभी का मेरे इस चैनल पीएससी क्रैकर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 27 से 28 अप्रैल 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इस पिक्चर में। दोस्तों, तो इस पिक्चर में आप सभी देख रहे होंगे दोस्तों, ये है माऊ डॉल्फिन, जो कि दोस्तों हाल ही में न्यूज़ में था। तो दोस्तों, इसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझसे रिलेटेड इसी प्रकार के दोस्तों जो भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन के पहले मंगल रोवर का क्या नाम है? तो दोस्तों, चीन जो है पहली बार मंगल में अपना रोवर भेजा है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? तो उसको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है गु गुआइन, और बी है दोस्तों ज्यूरोंग, सी है नुआ, और डी है मौसेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्या था मंगल के चीन के पहले मंगल रोवर का नाम? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ऑप्शन बी है ज्यूरोंग। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये है दोस्तों उसका जो है पिक्चर जो है दोस्तों ज्यूरोंग का। तो ये दोस्तों मंगल पर उतारा गया है अभी हाल ही में। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं आगे। चीन ने एक पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर अपने पहले मंगल रोवर ज्यूरोंग का नाम रखा है। नाम चीन के ग्रहों की खोज की लौ को प्रज्वलित करने का प्रतीक है। ज्यूरोंग यह तियानवेन फर्स्ट अंतरिक्ष जांच पर सवार है। यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में आया, और यह जीवन के साक्ष्य की तलाश के लिए मई में भूमि के कारण है। ठीक है दोस्तों, ज्यूरोंग के साथ चीन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। साथ ही यह अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर डालने वाला दूसरा देश बन जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको याद रखेंगे। जो है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन जाएगा दोस्तों। साथ ही यह अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर डालने वाला क्या है, दूसरा देश बन जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं रोवर क्या करता है दोस्तों। तो यह जो किसी भी ग्रह पर दोस्तों घूम घूम कर जो है वहाँ का दस्तावेज एकत्रित करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन हो गया है। वे खालिस्तान से संबंधित हैं। तो दोस्तों, उस घराना को बताना है किस शास्त्रीय घराने से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी है बनारस घराना, ऑप्शन सी है आगरा घराना, ऑप्शन डी है भिंडी बाजार घराना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा थे, वो थे दोस्तों जो है बनारस घराना से। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों, हाल ही में शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन हो गया है। वे बनारस घराना से संबंधित थे। पंडित राजन मिश्र भाई साजन मिश्र के साथ भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली के प्रसिद्ध गायक थे। उन्हें अपने करियर में पद्म भूषण पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे दोस्तों, जिन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी जैसे पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि मारिब शहर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, बताना है हमें मारिब शहर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है जिबूती, ऑप्शन डी है यमन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। मारिब शहर कहाँ स्थित है, जो हाल ही में जो है न्यूज़ में था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यमन में है। तो क्यों अभी दोस्तों न्यूज़ में था, उसको देखते हैं। यह मारिब शहर प्रशासनिक यमन की राजधानी है। तो दोस्तों, यह सारावत पर्वत के क्षेत्र में स्थित है। समाचारों में क्यों था दोस्तों, उसको देखते हैं। यमन के हौदी विद्रोहियों ने उत्तर पश्चिमी कसार युद्ध क्षेत्र का पूरा नियंत्रण ले लिया है, जो कि घोर हताहतों की परवाह किए बिना मारिब शहर के केंद्र के करीब है। मार्च 2015 में विद्रोहियों के सना पर कब्जा के बाद यमनी सरकार और सऊदी अरब के लिए मारिब का नुकसान एक महत्वपूर्ण झटका हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी जानते हैं, जो है सऊदी अरब के साथ यमन का दोस्तों जो है विद्रोह बहुत ऊंचे लेवल पर है दोस्तों, जो है अभी तक जो है ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार सऊदी विद्रोहियों ने दोस्तों जो है मारिब शहर को के करीब अपना जो है नियंत्रण ले लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो दोस्तों, मारिब कहाँ पर है? तो दोस्तों, यमन की राजधानी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं।
नौसेना अभ्यास वरुण खालिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो दोस्तों उन देशों को बताना है कि किन किन देशों के बीच जो है वरुण नौसेना अभ्यास होता है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए है भारत और इजराइल, ऑप्शन बी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है दोस्तों भारत और फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखेंगे हम, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऑप्शन डी है भारत और फ्रांस के बीच प्रतिवर्ष नौसेना अभ्यास होता है दोस्तों वरुण, जिसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे आगे। तो दोस्तों डिटेल से देख लेते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय जो है अभ्यास है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, संस्करण पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्टली। तो दोस्तों ये कौन सा संस्करण था 2021, 19वां संस्करण था। तो दोस्तों 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों याद भी रखेंगे कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, अरब में, अरब सागर में, ठीक है दोस्तों। अरब सागर में अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यह 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान समुद्र में उच्च स्तरीय नौसैनिक अभियानों को देखा जा सकेगा, जिनमें उन्नत एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, इंटेंड फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन, सामरिक युद्ध अभ्यास, सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग, अंडरवे पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री रक्षा ऑपरेशन शामिल हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से विभिन्न तरीक़ा से जो है नौसैनिक अभ्यास किया जाएगा वरुण, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है हमारे पास जो है विश्व मलेरिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट है दोस्तों 26 अप्रैल, और बी है 25 अप्रैल, सी है 24 अप्रैल और डी है दोस्तों 23 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी। तो दोस्तों ऑप्शन बी है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व मलेरिया दिवस का शीर्षक है दोस्तों जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचाना। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, क्योंकि दोस्तों मलेरिया से दोस्तों लाखों करोड़ों लोग दोस्तों प्रति वर्ष पीड़ित होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका उन्मूलन बहुत ही ज़रूरी है। और देखेंगे दोस्तों मलेरिया के बारे में, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से यह बीमारी इंसानों में फैलती है। यूरोप, अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मलेरिया को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे तो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त देश और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का उद्देश्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों भारत जो है 27 तक, याद रखेंगे दोस्तों, पूछ लेता है डायरेक्ट। भारत जो है 2027 तक भारत जो है मलेरिया से मुक्ति के लिए लक्ष्य रखा है और 2030 तक दोस्तों पूरी तरह से उन्मूलन का लक्ष्य बनाया हुआ है। तो दोस्तों ऐसी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसके लिए दोस्तों सरकार को कड़ी कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, हाल ही में कौन सा देश ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। तो दोस्तों उस अफ्रीकी देश को बताना है दोस्तों, कौन सा है दूसरा अफ्रीकी देश जिसने ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। दोस्तों ट्रैकोमा एक बीमारी है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है जाम्बिया, ऑप्शन सी है गाम्बिया, ऑप्शन डी है युगांडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। तो दोस्तों गाम्बिया है, जो कि दूसरा देश है अफ्रीका का जिन्होंने ट्रैकोमा जो है बीमारी को ख़त्म किया है। तो इसके लिए देख लेते हैं दोस्तों डिटेल से। हाल ही में गाम्बिया ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। ट्रैकोमा दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे, जो है ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है, दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है, ठीक है। 2018 में ट्रैकोमा ख़त्म करने वाला घाना पहला अफ्रीकी देश बन गया था। तो दोस्तों ये इसको याद रखेंगे, घाना पहला अफ्रीकी देश था। ट्रैकोमा क्या है, यह एक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे, क्या है, एक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह संक्रमण पलकों के भीतरी सतह पर खुरदरापन पैदा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पलकों की भीतरी सतह पर क्या है, खुरदरापन जो है पैदा करता है और पलकों को अंदर की ओर मोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। यह अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि और अंधापन की ओर जाता है। अगर सर्जरी के साथ उपचार नहीं किया जाता है तब की बात है दोस्तों, तो अंधापन की ओर ले जाता है, अगर सर्जरी के साथ उपचार नहीं किया जाता है तब। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ट्रैकोमा के बारे में देखेंगे तो भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों भारत में भी इसका जो है
खत्म किया गया है। तो दोस्तों भारत में भी इसका उन्मूलन जो है ट्रैकोमा का हो चुका है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कथन है। फर्स्ट कथन है, इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को की थी। और सेकंड है दोस्तों, इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित अप्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों क्या क्या बोला जा रहा है, फिर से सुन लीजिएगा एक बार। जो है विवाद से विश्वास जो है योजना के बारे में, इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को की थी। सेकंड है दोस्तों, इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित अप्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा करना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है हमें। तो दोस्तों हमारे पास देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऑप्शन ए है केवल एक सही है। तो दोस्तों ऑप्शन टू सही क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष कर दिया है, उसके जगह में क्या है प्रत्यक्ष कर आएगा। तो दोस्तों इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है विवाद से विश्वास योजना था। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। केवल कथन एक सही है। कथन एक, इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को किया था, अपने बजट भाषण के दौरान की थी। कथन सेकंड देते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों को निपटाना है। समाचारों में क्यों था दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना अर्थात विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा को 2 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इम्पोर्ट होने हो जाता है, तो इसका जो है ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है, ताकि दोस्तों महामारी के बीच कठिनाइयों का सामना कर रहे करदाताओं की मदद की जा सके। तो दोस्तों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आठवां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे जो है दोस्तों वर्ल्ड में अर्थात कि दोस्तों यूक्रेन एक ऐसा देश था जहाँ पर दोस्तों चेरनोबिल जो है आपदा जो है घटित हुआ था दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है घटना है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, जहाँ पर बहुत ही हज़ारों लोगों का जो है दोस्तों जाने गई थी। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस। तो दोस्तों उसको उस दिन को बताना है जिस दिन के जो है ये घटना हुआ था, उसी के आधार पर उस दिन को स्मृति दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल और ऑप्शन डी है 27 अप्रैल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों 26 अप्रैल। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। प्रति वर्ष 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 अप्रैल 1989 में एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो कब से मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया गया था, जो 1986 के परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। दोस्तों इस प्रकार से इसको भी याद रखेंगे, कब से स्टार्ट हुआ था, 30वीं वर्षगांठ थी, उसी समय से जो है संयुक्त राष्ट्र जो है संघ ने घोषणा किया था इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। तो दोस्तों हाल ही में निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ देश है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसमें सभी शामिल हुए हैं नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में। क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है इसका डिटेल है। तो दोस्तों कतर, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका और नॉर्वे नेट शून्य उत्सर्जन रणनीतियों को बनाने के लिए बलों में शामिल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है दोस्तों उत्सर्जन रणनीति हो, तो दोस्तों जो भी पॉल्यूटेड गैसेस हैं उनको कम करने के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। यह दोस्तों कार्यप्रणाली और प्रगति पर विचार करेगा, जिसमें मीथेन कमी, विकास और स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर
और भंडारण प्रौद्योगिकियों की तैनाती, परिपत्र कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधीकरण और हर देश में राष्ट्रीय परिस्थितियों का पालन करना शामिल है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेट जीरो की ओर बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने एक नया रणनीति बनाने की तैयारी कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन कौन से देश शामिल है इसमें, कतर, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका और नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या करना है दोस्तों उसको भी, मीथेन में कमी है, विकास और स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर, भंडारण प्रौद्योगिकियों की तैनाती, परिपत्र कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, हर हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधीकरण। इस प्रकार से दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, आज का 10वां क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का विषय क्या है। तो दोस्तों बताना है, विश्व बौद्धिक संपदा अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2021 का विषय बताना है दोस्तों। क्या था विषय, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ऑप्शन बी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, तो दोस्तों और सी है रिच फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट्स, और डी है दोस्तों इनोवेशन इम्प्रूविंग लाइव्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस, अर्थात दोस्तों बौद्धिक संपदा जो कि दोस्तों स्मॉल बिजनेसेस के लिए हैं, टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट, तो दोस्तों जो कि मार्केट में एक बिग आइडिया लाने के लिए काम करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं इसके डिटेल्स। 2000 के बाद से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। इस दिन की शुरुआत दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 का विषय है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए एक कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी। दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है दोस्तों घोषणा कब किया गया था, 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, आज का है 11वां क्वेश्चन, हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का क्या नाम है जो पृथ्वी के सबसे करीब है। तो दोस्तों हमें बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्लैक होल के बारे में जानना, क्या होता है ब्लैक होल जो दोस्तों, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारा ये शॉर्ट लेक्चर है दोस्तों, तो इसमें मैं डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी बताऊंगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, जो है पृथ्वी के नज़दीक खोजे गए हैं दोस्तों ब्लैक होल। ठीक है, तो दोस्तों हमें उसका नाम बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है मेशियर 61, ऑप्शन बी है सेजिटेरियस ए, ऑप्शन सी है यूनिकॉर्न ब्लैक होल, और डी है दोस्तों मेशियर 32। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बताएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी, तो दोस्तों यूनिकॉर्न ब्लैक होल इसका नाम है, जो कि दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों इसके बारे में अभी हाल ही में पता चला है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सही से पिक्चर नहीं आ पाया है, तो दोस्तों यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, जो दोस्तों वाइट वाइट कलर से जो है वहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों जो है ब्लैक होल पूरा काला कलर का होता है दोस्तों, जो कि बहुत सारे तरंगों पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और दोस्तों उसमें विस्फोट होता है, जिससे दोस्तों बहुत सारे ग्रह बनते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है दोस्तों, ये है ब्लैक होल। तो दोस्तों इसके बारे में आगे डिटेल से देख लेते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है जो न केवल रिकॉर्ड हुए ब्लैक होल में सबसे छोटा है, बल्कि पृथ्वी के सबसे पास भी है। तो दोस्तों दो कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है अभी तक खोजा गया सबसे छोटा ब्लैक होल है दोस्तों, और साथ ही पृथ्वी के सबसे पास है। यह छोटा सा ब्लैक होल धरती से सिर्फ 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और खगोलविदों ने इसे द यूनिकॉर्न नाम दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे। यूनिकॉर्न के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, यह सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना है। तो दोस्तों जो है सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज़्यादा है। इसका आकार एक ब्लैक होल के लिए छोटा है। ऐसा लगता है कि यूनिकॉर्न एक लाल विशालकाय तारे के साथ है। लाल विशालकाय तारे में परिवर्तन का दस्तावेजीकरण करके वैज्ञानिक यूनिकॉर्न को खोजने में सक्षम थे। यह जमीन पर है, आमतौर पर ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसके पास क्या है, एक लाल विशालकाय तारे के साथ जो है परिवर्तन के दस्तावेजीकरण के वैज्ञानिक जो है यूनिकॉर्न खोजने में सक्षम थे दोस्तों। तो इसके आसपास क्या है, एक लाल तारा है दोस्तों, जो है उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो है देखने में कुछ है दोस्तों इनको सफलता मिला है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों। तो इस प्रकार से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आमतौर पर दोस्तों ब्लैक होल जो है दिखाई नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पूरी के पूरे काला होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही हाई क्वालिटी जो है दोस्तों दूरबीन के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं 12th क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखे गए माऊ डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों माऊ डॉल्फिन के बारे में हमने स्टार्टिंग में जो पिक्चर देखा था, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं डॉल्फिन जो है अधिकतर अंधी होते हैं दोस्तों। हमारे देश के जो डॉल्फिन है, ठीक है, तो उसको देखेंगे तो क्या है, उसका स्थानीय नाम सूस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो क्या है, अंधी मछली होते हैं। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन अंधी होती है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है समाचारों में देखा गया था माऊ डॉल्फिन दोस्तों। तो ये कहाँ पर, कौन से देश में पाए जाते हैं? तो इसको याद जो है हमें सही ऑप्शन आंसर बताना है इसका। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है जमैका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों माऊ डॉल्फिन न्यूजीलैंड में पाया जाता है। माऊ डॉल्फिन दुनिया में सबसे दुर्लभ और छोटी डॉल्फिन उपप्रजातियों में से एक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे दुर्लभ, ठीक है, और छोटी डॉल्फिन उपप्रजातियों में से एक है। यह केवल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पश्चिमी तट से दूर पाया जाता है। ग्रह पर सिर्फ 63 माऊ डॉल्फिन बचे हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ है। देखिए आप विलुप्ति के कगार पर है। जो है सिर्फ 63 माऊ डॉल्फिन बचे हैं। आयुष्यन के अनुसार देखते हैं दोस्तों, जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उसके आधार पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने मौली डॉल्फिन को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों से के तहत दर्ज किया है। टोक्सोप्लाज्मोसिस यह वर्तमान में एक बीमारी है जो माऊ डॉल्फिन का सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीमारी है। ये बहुत ही जो है इनके संख्या को कम करने में कारगर हो रहा है दोस्तों। जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह वर्तमान में बीमारी जो कि माऊ डॉल्फिन का सबसे बड़ा खतरा है, यह बिल्ली के मल में पाए जाने वाले एक परजीवी द्वारा लाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बिल्ली के जो है मल में पाया जाता है दोस्तों, जो है टोक्सो प्लाज्मोसिस, जो कि दोस्तों माऊ डॉल्फिन के जो है विलुप्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माऊ डॉल्फिन याद रखेंगे, सबसे छोटा उपप्रजातियों में से है और सबसे दुर्लभ है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 है। अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? तो दोस्तों अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों, जो है निर्देशकों को दिया जाता है, तो उसमें जो जीतने वाली हैं दोस्तों, पहली एशियाई हैं, तो कौन है, उनको उनका नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है क्लो झाओ, ऑप्शन बी है यून यू जंग, और सी है कैथी यान, और डी है दोस्तों हुआंग सुकिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे, जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई थी। तो दोस्तों इसका नाम है जो है दोस्तों क्लाओ झाओ, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्लो झाओ अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इस फिल्म का नाम भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कभी कभार पॉइंट ऑफ जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों नोमैडलैंड जो है फिल्म के जो है निर्देशक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन मूवी है, आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, अकादमी पुरस्कारों को अक्सर, तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं अकादमी पुरस्कार क्या है। अकादमी पुरस्कारों को ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑस्कर के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों कला को किस प्रकार से दिखाया जाता है दोस्तों, और साथ ही इसमें क्या क्या टेक्निक यूज किया जाता है, उसके लिए दिया जाता है। ये अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो दोस्तों इसके याद रखेंगे, ऑस्कर जो है किसके द्वारा दिया जाता है? अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमने आज टोटल दोस्तों 13 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। और दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप जो भी है दोस्तों, आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों और साथ ही अभी तक मेरे इस जो है दोस्तों लेक्चर को आप जो है मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझसे रिलेटेड इसी प्रकार के दोस्तों जो भी अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से थैंक यू। और साथ ही दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।